नमामि धन्वंतराय नमः। हेलो गाइस, एवरीवन वेलकम्स यू। सो आज गाइस जो हम लेकर आए हैं वो हमारा स्त्री एवं प्रसूति रोग विज्ञान के कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि कवर होते हैं इसमें। तो उसमें सबसे पहले हम गर्भ व्यापद की बात करेंगे, उसके बाद योनि कंद, योनि अर्श, योनि ग्रंथि व योनि अर्बुद की बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं गर्भ व्यापद से। तो देखिए, गर्भ व्यापद अर्थात गर्भ में होने वाली विकृतियों के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गर्भशोष से। तो देखिए, गर्भशोष में निदान क्या है? उचित आहार प्राप्त ना होना। उचित आहार में देखिए, आप यहाँ पर गर्भिणी और शिशु दोनों को लेंगे। अगर गर्भिणी को उचित आहार प्राप्त नहीं हो पाएगा तो गर्भ का भी पोषण नहीं हो पाएगा। गर्भाधान होने के बाद भी रक्त का स्राव होना, वहाँ पर मेंसेस दिखाई देगा, ट्रेसिंग दिखाई दे सकती है आपको ब्लड की। गर्भ नाड़ी से रस का वहन ना होना, अर्थात अम्बलाइकल कोड के द्वारा न्यूट्रिशन प्रॉपर ना जाना। अगर बेबी को न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं गया तो वहाँ पर गर्भशोष हो सकता है। तो इसके निदान है, लक्षण देखिए। गर्भ सूख जाता है, तो अर्थात वो क्या हो जाता है? स्क्वीज हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है। कुक्षी का पूरण नहीं हो पाता। जब बच्चा ही सिकुड़ गया अंदर तो वो जो पूरण है, जो हमारा एब्डो है, वो आगे नहीं हो पाता। उस रीज़न में आपको कोई भी बल्जिंग नहीं दिखाई देगी एज लाइक प्रेगनेंसी। मंद मंद स्पंदन होना, वहाँ पर बहुत मंद मंद स्पंदन आपको फील होंगे। गर्भ वात प्रधान हो जाता है, गर्भ में वात की प्रधानता हो जाती है। ये हमने पढ़ा भी है, जहाँ पर स्पेस क्रिएट होगा वहाँ पर वात अपना स्थान ग्रहण कर लेती है। तो ये मुख्यतः गर्भ व्यापद के लक्षण हुए। अब इसी में अगर चिकित्सा की बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो निदान परिवर्जन कीजिए उस स्त्री का जो गर्भिणी है। भृंगणीय औषध उसको वहाँ पर आप दीजिए। यष्टि मधु दीजिए शर्करा के साथ मिलाकर। यष्टि मधु शर्करा वहाँ पर उसको दीजिए। तो ये सब चीज़ें उसकी चिकित्सा हेतु गर्भशोष में लाभदायक होगी। अब बात करें उपविष्टक की, तो देखिए उपविष्टक का निदान क्या बताया गया है? उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य का अगर गर्भिणी ज़्यादा सेवन करती है या फिर योनि से स्राव होता है, पुष्प दर्शन वहाँ पर हो जाता है, अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल वहाँ दिखाई दे जाए, जासार हो जाए, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? उपविष्टक हो जाता है। उस गर्भ से रिलेटेड जो रोग होता है, उपविष्टक वहाँ पर व्यापद आपको देखने को मिलेगा। तो अब इसमें लक्षणों की बात करें तो देखिए, गर्भ और कुक्षी में वृद्धि नहीं होती है। गर्भ और कुक्षी दोनों के दोनों वृद्धि नहीं करते हैं। गर्भाशय में अतिकाल तक स्थित होता है, मतलब जो है एक टाइम पीरियड होता है 9 मंथ का, पर उससे ज़्यादा टाइम पीरियड तक वो स्थित रहता है, उसमें उसकी डिलीवरी नहीं हो पाती। गर्भ उतना ही बना रहता है, अर्थात जितने टाइम पर उसको ये रोग हुआ था उसकी ग्रोथ टाइम पे मान लो 500 ग्राम का बेबी था वो, तो 500 ग्राम का ही बना रहेगा, वो मोर देन 500 ग्राम नहीं हो पाएगा। तो इसकी जो चिकित्सा बताई गई है लीन गर्भ के समान बताई गई है, जो कि हम नीचे देख पा रहे हैं। लीन गर्भ को पढ़ते हैं, उसकी सेम चिकित्सा इसकी और उसकी दोनों की सेम चिकित्सा है। तो देखिए, लीन गर्भ होता क्या है? तो वातज अनपान अगर करती है गर्भिणी तो वहाँ पर क्या हो जाता है? कॉम्प्लिकेशन यानी उपद्रव क्रिएट हो जाते हैं और गर्भ स्त्रोतस संकुचित हो जाता है। गर्भ स्त्रोतस जो है संकुचित हो जाता है, यूट्रस, तो इसको कहा जाता है लीन गर्भ। तो ये निदान है लीन गर्भ के। अब देखिए इसमें लक्षण क्या दिखेंगे? गर्भ शिथिल हो जाता है, स्पंदन रहित हो जाता है, अधिक समय तक गर्भाशय में रहता है, अंततः मर जाता है, लास्ट में वो मर जाता है। गर्भ स्त्रोतों में चिपक जाता है, वहाँ पर गर्भ जो है वो स्त्रोतों में चिपक जाएगा। अब इसके बाद देखिए इसकी चिकित्सा आपको कैसे करनी है। इसकी चिकित्सा आप जान लीजिए, क्योंकि उपविष्टक और नागोदर जो हम आगे पढ़ेंगे दोनों की सेम चिकित्सा चलती है लीन गर्भ के समान। तो देखिए, मृदु स्वेदन व वमन विरेचन वहाँ पर आपको उस लेडीज को कराना है। बिल्व और कुलमाश आपको वहाँ पर उसको सेवन हेतु देनी है। ईशन उष्ण तेल से उसका अभ्यंग करना है। माधविक मधु आपको 7 रात के लिए देनी है। तो ये सब बेसिक ट्रीटमेंट है लीन गर्भ का। अब लीन गर्भ के बाद जो हम बात करते हैं, हम नागोदर या उसको उपशुष्क भी कहा जाता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। आप उसकी चिकित्सा भी लीन गर्भ के समान है, पहले ही जान लीजिए। तो अब देखते हैं नागोदर और उपशुष्क को। देखिए इसका निदान सबसे पहले हम बात करेंगे। उपवास और व्रत, अगर वो जो लेडीज़ है वो फास्टिंग करती है, उपवास रखती है, तो वहाँ पर क्या कंडीशन है? निदान हो सकता है नागोदर या उपशुष्क का। विरुद्ध आहार का सेवन करती है, जो 18 प्रकार के विरुद्ध आहार हैं उनका सेवन करती है। रुक्ष अनपान अर्थात वातवर्धक अनपान का सेवन करती है। शोक करती है, किसी चीज़ को लेकर व्याकुल रहती है, मानसिक तनाव में रहती है, ऐसा कुछ प्रतीत होता है वहाँ पर। प्रतिदिन अल्प मात्रा में उसको रक्तस्राव हो रहा हो, वहाँ पर उसकी योनि से कुछ ना कुछ हल्का या कम मात्रा में वहाँ पर उसको देखने को मिलता है कि डेली मेरे योनि से, वेजाइना से डेली कुछ ना कुछ ब्लीडिंग हो रही है। तो वो सभी के सब निदान है नागोदर या उपशुष्क के। अब इसमें देखिए इसका लक्षण क्या है? गर्भ शुष्क हो जाता है, गर्भ की वृद्धि नहीं होती, उदर वृद्धि भी घटती है, स्पंदन ना होना। तो ये इसके लक्षण बताए गए हैं। चिकित्सा मैंने आपको बताई है, इसकी चिकित्सा लीन गर्भ के समान चलेगी, तो आपको वही फॉलो करनी है।
अब आइए इसी क्रम में आगे चलते हुए हम एक मुख्य बिंदु दिया है बंध्यत्व करके एक पॉइंट है हमारे सिलेबस में, उसमें एक मुख्य बिंदु योनि कंद, योनि अर्श, योनि ग्रंथि और योनि अर्बुद वहाँ पर दिए गए हैं। योनि के कुछ ये विशेष कंडीशंस हैं योनि के साथ में, तो इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले योनि कंद की अगर हम बात करें तो देखिए निदान इसमें क्या है, अगर वो लेडीज से लेकर निदान होंगे सारे। अगर वो लेडीज दीवा स्वप्न करती है, अति क्रोध करती है या अति व्यायाम करती है, अति मैथुन करती है या फिर नख दंत आदि में क्षत हो जाते हैं उसको, तो वहाँ पर क्या है आपको योनिकंद के निदान मिल जाते हैं उस लेडीज में। अब इसकी संप्राप्ति कैसे होती है, तो निदान का सेवन उस लेडीज ने किया, उसके बाद क्या हुआ, उसको वात का प्रकोप हो गया, वात वहाँ पर अधिक वृद्धि हो गई वात में, योनि में पुए व रक्त सदृश कंद उत्पन्न हो जाता है। कंद का मतलब एक गांठ टाइप का होता है, वो उत्पन्न हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है, योनिकंद कहा जाता है। वहाँ पर पुए माने होता है पस, पस और रक्त के सदृश कंद उत्पन्न हो जाना ही योनिकंद कहलाता है। इसमें लक्षण देखिए और भेद इसके, तो 3-4 इसके भेद बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। तो जो विशेष लक्षण है मैंने वही लिखे हैं। वातज में देखिए स्फुटित योनिकंद होता है, पित्तज में ज्वर युक्त योनिकंद होगा, कफज में कंडो युक्त नील पुष्प वाले योनिकंद को देखने को आपको उस लेडीज में मिलेगा, और सन्निपातज में इन सबके मिला जुला आपको वहाँ पर देखने को मिल सकता है। अब इसकी चिकित्सा की बात करें तो देखिए मूषक तेल का पिचू आपको वहाँ पर देना है, योग रत्नाकर ने बताया है। त्रिफला कुआत मधु के साथ उसका परिषेक करना है। गैरिक, आम्र अस्थि, रजनी, अंजन चूर्ण और मधु का मिलाकर योनि पूरण करना है आपको। तो ये सब चीज़ें इसके ट्रीटमेंट में आपको यूज़ करनी है योनिकंद के। अब इसी क्रम में आगे चलते हुए योनि अर्श की हम बात करेंगे। तो योनि अर्श में आप देखिए सबसे पहले दोष प्रकोपक अन्नपान, अर्थात जिस दोष की डोमिनेंसी है उस लेडी में वो उसके अनुकूल ही अन्नपान लेती रहेगी, तो वो दोष क्या होगा, ज़्यादा प्रकोप हो जाएगा। तो वहाँ पर क्या होगा, संप्राप्ति में देखिए इसकी दोष प्रकोप हुआ, योनि में प्रवेश कर गया दोष, उसके बाद क्या होगा, रक्त व मांस की दुष्टि हो जाएगी। रक्त और मांस की दुष्टि हो जाने के साथ साथ योनि में कंडू अर्थात ईचिंग स्टार्ट हो जाएगी, योनि क्षत होना स्टार्ट हो जाएगा और वहाँ पर अर्श जनरेट हो जाएगा। तो ये हमारा योनि अर्श का संप्राप्ति और निदान हमने देखा। अब इसके लक्षण की बात करेंगे हम, इसके भेद नहीं बताए ऐसे कुछ। तो देखिए लक्षण इसमें दुर्गंध, पिच्छिल और रक्तस्राव वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और छात्रा इसमें जो है छात्राकार अर्थात अम्ब्रेला साइज के जो है वहाँ पर आपको मांसांकुर देखने को मिल सकते हैं योनि अर्श में। अब इसकी चिकित्सा की अगर हम बात करें तो देखिए छेदन और दहन वहाँ पर बताया गया है, उपदंश समान आपको वहाँ पर चिकित्सा करनी है, छेदन और दहन करना है, तुथ्यादि लेप आपको वहाँ पर करना है, दग्ध त्रिफला प्लस घृत के जो है दग्ध त्रिफला और घृत को आपको एक साथ मिलाकर उसका वहाँ पर योनि पर लेप करना है। तो वो किसके लिए रिलीविंग होगा, हमारे योनि अर्श अगर उस लेडीज़ को है तो वहाँ पर एज लाइक यू डू दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, छेदन दहन, तुच्छादि लेप और दग्ध त्रिफला के साथ घृत मिलाकर आपको वहाँ पर उसकी योनि पर लेप कर देना है। तो अब इसी क्रम में अब आगे चलते हुए हम बात करेंगे योनि ग्रंथि की। तो आइए योनि ग्रंथि को स्टार्ट करते हैं। योनि ग्रंथि में देखिए सबसे पहले निदान में वातज, आहार, विहार बताया गया है। मुख्यतः सभी का जो रीज़न है वातज, आहार, विहार ही बताया गया है। अब इसमें निदान का सेवन हुआ, संप्राप्ति देख पा रहे हैं। निदान का सेवन किया उस लेडीज़ ने, वात आदि दोष का प्रकोप हुआ, उससे क्या हुआ, मांस, रक्त, कफ तथा मेद की दुष्टि हो गई। वहाँ पर मांस, रक्त, कफ तथा मेद की दुष्टि हुई, जिससे कि क्या हुआ, उभार युक्त ग्रथित शौफ वहाँ पर उत्पन्न हो गया। उभार युक्त ग्रथित शौफ अर्थात योनि में उभार युक्त एक ग्रथित शौफ वहाँ पर हो गया, जिसको क्या कहा गया, योनि ग्रंथि कहा गया। इसमें गांठ उत्पन्न हो जाती है इसलिए इसको गांठदार भी कहा जाता है। अब इसमें देखिए बात, इसके जो लक्षण और इसके जो भेद हैं वो हम बात करेंगे। तो अब देखिए वातज, पित्तज, कफज, मेदज और सीराज और मासज, ये इसके जो हैं 6 टाइप्स बताए गए हैं। इन्हीं के लक्षणों की अब हम बात करते हैं तो सबसे पहले वातज की बात करेंगे। तो देखिए वातज में तोद होगा, कृष्ण वर्ण का रहेगा, वो जो आपका शौफ वहाँ पर हुआ है वो खींचने पर वो लंबा हो जाएगा, टूटेगा नहीं या फटेगा नहीं, स्वच्छ रहे, वहाँ पर स्वच्छ रक्त का स्राव मिलेगा आपको। पित्तज की बात करें तो देखिए अतिदाह होगा, रक्त जो रहेगा, जो रक्त का स्राव वहाँ पर रहेगा पीत वर्ण के डोमिनेंसी वाला रहेगा, अत्यंत उष्ण रक्त का स्राव वहाँ पर होगा और शीघ्र पाकी होगा। कफज में ऐसा कुछ नहीं बताया गया स्पेशली। मेदोज अगर बात करें तो देखिए शरीर वृद्धि क्षय पर घृत सदृश, मतलब जो शरीर की वृद्धि और क्षय होगा उस पर निर्भर करेगा वो, जैसे कि वृद्धि हुई तो वृद्धि हो जाएगी उसमें भी, और अगर शरीर में क्षति होने लगी, शरीर कमजोर होने लगा तो वहाँ भी वो भी कमजोर हो जाएगा। घृत सदृश स्त्राव होगा वहाँ पे उस जो हमारा शौफ होगा उससे, और जो पेशेंट है वो निर्भर रहता है दूसरों पर, अति कंडू वहाँ उसको मिलेगा, अल्प पीड़ा इसमें होती है। अब देखिए शिराज अगर बात करें तो वेदना रहित तो रहता है, मर्म स्थान पर मोस्टली उपस्थित रहता है। मासज में अगर बात करें तो कठोर होता है और कफज सम होता है।
कफज में ऐसा कुछ बताया नहीं गया है इसका। कफज और मेद को एक समान माना गया है, इसलिए कफज के वहाँ पर अलग से लक्षण नहीं लिखे गए हैं। अब इसमें चिकित्सा की अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले उस रोगी की बल की रक्षा करनी है आपको, ठीक है। फिर उसके साथ दशमूल और चतुस्नेह या द्वे स्नेह आपको उसको देने हैं। सर्जिक क्षार, मूलक क्षार और शंखचूर्ण मिलाकर उसका लेप करना है आपको। वहाँ पर छेदन और दहन कर्म आप कर सकते हैं मुख्यतः। पक्व में आपको क्या करना है, ग्रंथि को कोश सहित निकालकर व्रणवत चिकित्सा करनी है। जो ग्रंथि उसको कोश सहित निकालकर उसकी व्रणवत चिकित्सा कर देंगे, अर्थात गंधक प्लस अर्कदूध, हड़ताल और जमाल घोटा का, जो जमाल घोटा है उसको पीस कर आपको क्या करना है, वहाँ पर लेप कर देना है। तो ये हमारी योनि ग्रंथि जो गांठदार है उसकी आप चिकित्सा देख पा रहे हैं। इसके देखिए एक योनि ग्रंथि के नीचे ही हमने पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है भेद इसके। तो चरक ने इसके 6 भेद बताए हैं जो हमने डिस्कस किए। सुश्रुत ने 5 बताए हैं, वाग्भट ने 9 बताए हैं। तो वाग्भट ने जो बताए उन्होंने 3 जो जोड़े हैं, रक्तज, अस्थिज और व्रणज, ये 3 उन्होंने इसमें योनि व्यापक जोड़ दिए हैं चरक वालों में। तो यही सारे के सारे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अर्बुद को, अब हम देखेंगे तो लास्ट में देखिए अर्बुद। देखिए इसमें सबसे पहले निदान वही वाताजाहर विहार, इसका भी निदान बताया गया है। उसमें देखिए भेद जो है चरक ने और सुश्रुत ने दोनों ने ही 6-6 बताए हैं भेद। अब इसमें बात करते हैं निदान का सेवन किया सबसे पहले उस स्त्री ने, दोष का प्रकोप हुआ जिससे कि माश धातु जो है वो क्या हुई, दुष्ट हो गई। माश वृद्धि कर कर गोलाकार का बन गया, मांस में वृद्धि हुई और वो गोलाकार का बन गया। उससे क्या हुआ, शोफ उत्पन्न हुआ जिसे क्या कहा गया, अर्बुद कहा गया। ये अपक्व होता है क्योंकि हम देख पा रहे थे ऊपर जो योनि ग्रंथि थी वो पक्व था। अब देखिए इसमें जो इसके टाइप हैं, तो रक्तार्बुद असाध्य बताया गया है। और इसमें देखिए वात और रक्त व शिराओं को पीड़ित करता है ये। इसके बाद इसमें शीघ्र वृद्धि हो जाती है, श्राव युक्त हो जाता है, मांस अंकुरों से युक्त हो जाता है ये रक्तार्बुद। अब मांसा अर्बुद की बात करें तो देखिए मांसा अर्बुद क्या होता है, इसमें अगर वो स्त्री जो है अति मांस का सेवन करती है तो वहाँ पर क्या लक्षण मिलेंगे आपको, स्वल्प पीड़ाकारी होता है, अपक्व होता है, कठिन होता है तथा अप्रचाल्य होता है। अर्थात वहाँ पर उसको आप हाथ लगाएंगे तो उसमें कोई मोशन नहीं दिखाई देगा, वो एक जगह स्टेबल दिखाई देगा। इसको असाध्य बोला गया है। अब आप कहेंगे कि हमने 6 टाइप्स बताए हैं और डिस्कस हमने 4 ही करे, 2 ही करे हैं, 4 नहीं करे। तो देखिए 4 में मैं बताता हूँ, आचार्य चरक जो है उन्होंने वातज, पित्तज, कफज, मेदोज, सीरज एवं मासज बताया है, जो कि आप ऊपर पढ़ चुके हैं। ग्रंथि वाले वही टाइप बताए हैं और वही लक्षण बताए हैं सब। आचार्य सुश्रुत ने यहाँ पर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया है, जिन्होंने रक्तज, मासज और मेदोज बताया है। तो उन्हीं के बेसिस पे हमने यहाँ पर मासज और जो रक्तज है उनको डिस्कस कर लिया है। तो बाकी उन्होंने भी 4 टाइप है वो ग्रंथि वाले बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज और रक्तज। सो गाइस इस तरीके से जो छोटे छोटे टॉपिक्स थे हमारे स्त्री एवं प्रसूति रोग विज्ञान में, जो एग्जाम्स में आ सकते हैं 5 नंबर में, 2 नंबर में, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको नोट्स चाहिए तो आप अपनी आईडी मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड द स्पेशल थैंक्स गोज टू डॉक्टर RT। थैंक यू सो मच।